हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आकिब जावेद है और मैंने हाल ही में द कोर नाम से अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका पर्पस भारत में होने वाले किसी भी सरकारी नौकरी के लिए जीएस के विषयों की तैयारी अपने इस चैनल के माध्यम से मैं यहाँ कर रहा हूँ। इसके लिए सबसे पहले जो मैंने विषय को चुना है वो ज्योग्राफी है और ज्योग्राफी के अंतर्गत यानी कि प्रीवियस क्लास में मैंने लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड से संबंधित क्लास कराया था और प्रीवियस क्लास में ही ये बताया था कि जो नेक्स्ट क्लासेस होगी यानी आज की जो क्लास होगी वो जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि भू आकृति विज्ञान किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज भू आकृति विज्ञान में हमें क्या पढ़ना है। जितने भी विन्यास या जो भी स्ट्रक्चर हैं, जो भी स्थलाकृतियाँ हैं, लैंडस्केप है जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, जिनमें मानव हस्तक्षेप नहीं है, अपने हम खुले आंखों से देख सकते हैं, जैसे पर्वत, पठार, नदी, समुद्र, मैदान, भ्रंश घाटियाँ, ये सारे जो प्रकृति के द्वारा ये विन्यास या स्थलाकृतियाँ बनाई गई हैं, ये सारे भू आकृतियाँ हैं। अब ये जो भू आकृतियाँ हैं, इनके वैज्ञानिक तरीके से चरणबद्ध क्रमबद्ध अध्ययन को जो हम यहाँ पे करेंगे, उसी से संबंधित जो वर्ड है उसको भू आकृति विज्ञान बोलते हैं। यानी कि जो भी लैंडस्केप है जो हम अपने आंखों से देख सकते हैं, उनका निर्माण कैसे हुआ, उनके निर्माण की प्रक्रिया क्या रही, उनकी संरचना और संगठन कैसे हैं, यानी जो भी पहलू है उनके बारे में चरणबद्ध क्रमबद्ध अध्ययन ही भू आकृति विज्ञान है। तो भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत जो हम देखते हैं कि हमें कौन कौन सी आकृतियाँ देखने को मिलती है या किनके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले जो है माउंटेन के बारे में हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के सतह पर जिस भी आकृति की सर्वाधिक ऊंचाई है उसका नाम है माउंटेन या पर्वत। इसकी ऊंचाई सर्वाधिक है। इसके बारे में यह कह सकते हैं कि इसका शीर्ष जो है नुकीला होता है, इसका ढाल मंद होता है, ये एकदम से इसका ढाल जो होता है स्लोप नहीं है, एकदम से ढाल जो है तीव्र नहीं है। और दूसरा जो है महत्वपूर्ण जो आकृति है वो प्लेट्यू है। प्लेट्यू का ये जो आकृति है इसकी ऊंचाई पर्वत से छोटी होती है या कम होता है और मैदान से ऊंचा होता है। इसका शीर्ष जो है चपटा होता है और इसका ढाल तीव्र होता है। यानी कि एक तरफ हम देखते हैं कि पर्वत का ढाल जो है वह मंद है, इस पे चढ़ना या चढ़ाई करना आसान है, जबकि प्लेट्यू यानी पर्वत जो है, पठार जो है प्लेट्यू, इसकी जो ढाल है वह अत्यंत तीव्र है, यानी इस पे चढ़ाई करना आसान नहीं है। तीसरा जो आकृति है वो मैदान है। मैदान की ऊंचाई जो है वो सबसे कम है। ये धरातल, इसकी ऊंचाई जो है पठार से भी कम हो सकती है या पठार से कम है। ये उबड़ खाबड़ या समतल हो सकता है। ये या तो पर्वत से भी जुड़ा हो सकता है, एक तरफ से पठार से भी जुड़ा हो सकता है, एक तरफ से समुद्र से भी जुड़ा हो सकता है। ये सारी आकृतियाँ जो है हम कॉन्टिनेंटल जो हम लैंडस्केप है, ये कॉन्टिनेंटल लैंडस्केप के अंतर्गत। उसके बाद हम देखते हैं जो भाग समुद्र या महासागर के हैं उनमें है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल हाइक, ओशियनिक फ्लोर, ओशियनिक रिज यानी महासागरीय कटक और भ्रंश घाटियाँ। इन सारे आकृतियों के बारे में हमें पढ़ना है कि इनका निर्माण कैसे हुआ। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम देखते हैं कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है एक तरफ से पर्वत, पठार या मैदान से जुड़ा हो सकता है, जबकि दूसरे तरफ कॉन्टिनेंटल स्लोप महाद्वीपीय ढाल से जुड़ा हो सकता है। इसकी सबसे खास बात है कि इसकी ढाल मंद है, इसकी ढाल जो है तीव्र नहीं है। लेकिन उसके बाद का जो पार्ट है कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये एक तरफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ से जुड़ा होगा और दूसरे तरफ कॉन्टिनेंटल हाइक से यानी कि महाद्वीपीय उभार से। ये जो पार्ट है, ये इसका जो ढाल है सर्वाधिक तीव्र है। यहाँ पे अवसादों का निक्षेपण आसान है क्योंकि ढाल मंद है, जबकि अगर हम यहाँ पे अवसादों का निक्षेपण नहीं हो सकता क्योंकि इसका ढाल अति तीव्र है, यानी कि बहुत ज़्यादा है। कॉन्टिनेंटल हाइक जो है महासागरीय फ्लोर यानी कि ओशियनिक फ्लोर या समुद्र के नितल को कॉन्टिनेंटल स्लोप से जोड़ता है।
एक आकृति और है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, महासागरीय कटक। ये जो है महासागरीय कटक, महासागरीय कटक क्या है? ये पर्वत श्रेणियां हैं। जैसे पृथ्वी के सतह पर जो हम देखते हैं, हिमालय है, काराकोरम है, या सुलेमान पर्वत है, एंडीज पर्वत है। ये एक पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो हम अपनी आंखों से देख पाते हैं क्योंकि ये कंटिनेंट पे है। महासागरीय कटक भी एक पर्वत श्रेणियां ही है, लेकिन ये समुद्र के अंदर पाई जाती हैं, तो हम इसे नॉर्मल या बाहर से नहीं देख सकते हैं। इसकी लंबाई काफ़ी हो सकती है, यानी कि जितनी भी पर्वत श्रेणियां है पूरे विश्व में, उससे सबसे ज़्यादा लंबाई महासागरीय कटक की हो सकती है। जैसे कि अटलांटिक महासागर के अंतर्गत जो है, आइसलैंड से लेकर नीचे अंटार्कटिक तक अटलांटिक कटक फैला हुआ है, जिसकी लंबाई सर्वाधिक है। ड्रिफ्ट वैली, ड्रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी वो चीज़ है जो किसी भी सतह के बीच में दरार पैदा हो जाए या उसमें भ्रंश आ जाए। ज़्यादातर दो पहाड़ियों के बीच में अगर दरार पैदा हो जाता है, भ्रंश हो जाता है, तो एक दूसरे के अपोजिट साइड में खिसकने लगता है। तो इसके बारे में भी हमें पढ़ना है कि इसका निर्माण कैसे होता है, इसके वजह से महासागरीय नितल का प्रसार होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हमें पढ़ना है। अब सवाल उठकर ये आता है कि ठीक है, हम तो ये देखते हैं कि ये सारे जो स्थलाकृतियाँ लैंडस्केप हैं पृथ्वी के सतह पर फैली हुई हैं, लेकिन इनका निर्माण कैसे हुआ, आखिर ये बना कैसे? क्योंकि साइंस ऐसा चीज़ है जो कारण कार्य संबंध पर टिका हुआ है। वैसे धार्मिक बुकों में तो ये बता दिया जाता है कि भगवान ने बनाया है, खुदा ने बनाया है या जीसस ने बनाया है, लेकिन जब हम किसी भी विषय की साइंटिफिक अध्ययन करते हैं या पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं, तो हम कारण कार्य पर सर्वाधिक बल देते हैं। यानी कोई भी अगर कार्य हुआ है तो उसका कारण रहा होगा। इसी तरह हम यहाँ पे जो नेक्स्ट अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उसमें हम देखेंगे कि आखिर इन स्थलाकृतियों के निर्माण के कारण क्या रहे हैं। तो पृथ्वी की सतह पर या उसके धरातल पर जो भी लैंडस्केप या विन्यास देखने को मिलते हैं और हम पढ़ने वाले हैं उसके संरचना और संगठन के बारे में, उससे पहले हम देखते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना और संगठन क्या है। इसलिए कि पृथ्वी के सतह पर जिन भी स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है उनका कहीं ना कहीं संबंध भूगर्भिक प्रक्रियाओं से ही है। यानी कि पृथ्वी की आंतरिक परतों के अंतर चलने वाली जो भी प्रक्रियाएं हैं उन्हीं का परिणाम है कि पृथ्वी के सतह पर जो भी स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है, जैसे पर्वत, पठार, नदी, मैदान, समुद्र, महासागरीय कटक, यानी जो भी स्थलाकृतियां हैं इनके निर्माण का एक सबसे महत्वपूर्ण कारक पृथ्वी की आंतरिक परतों में चलने वाली प्रक्रियाएं हैं, यानी कि भूगर्भिक प्रक्रियाएं हैं। तो पृथ्वी के बाहर जो भी जिन भी स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है उनके संरचना और संगठन के बारे में समझने के लिए ये आवश्यक है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा जाए और समझा जाए। अगर एक बार हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना और संगठन के बारे में समझ पाते हैं, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना और संगठन कैसा है, बनावट क्या है, उसका केमिकल कंपोनेंट क्या है, उनके सेलों की बनावट क्या है, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो उसके आधार पर एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर हैं पृथ्वी पर उसको पढ़ना और समझना आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जो जियोमॉर्फोलॉजी का ही एक बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल पार्ट है। बिना इसको पढ़े और समझे जियोमॉर्फोलॉजी को समझना आसान नहीं होगा। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पढ़ने से पहले हम ये बता दें कि आज तक पृथ्वी के अंदर जाकर देख पाना संभव नहीं है, खुदाई करना संभव नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम आज तक जो भी पृथ्वी के अंदर खुदाई किया गया है वो साउथ अफ्रीका के अंतर्गत हीरे का खान है, वहाँ पे मैक्सिमम 4 किलोमीटर, और रसिया का एक जगह है कोला क्षेत्र, वहाँ पे डीप सी माइनिंग के थ्रू लगभग 12 किलोमीटर मैक्सिमम खुदाई किया गया। यानी कि पृथ्वी के सतह के अंदर आज तक जितना खुदाई किया गया उसमें सर्वाधिक खुदाई 12 किलोमीटर के अंदर 12 किलोमीटर तक ही किया गया है। इसलिए हमें जो भी प्रमाण या जो भी आधार मिलेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में वो अप्रत्यक्ष प्रमाणों पर ही आधारित होगा। तो अप्रत्यक्ष प्रमाण पर अध्ययन करने के लिए हमने सबसे पहले आधार बनाया है डेंसिटी
उसके बाद प्रेशर, टेम्परेचर, अर्थक्वेक, भूकंप, ये सर्वाधिक उपयोगी है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में या संगठन के बारे में समझने के लिए। मेटेओराइट यानी कि उल्का पिंड और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी आंतरिक संरचना के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी हमें देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेंसिटी का क्या महत्व है या क्या इम्पोर्टेंस है आंतरिक संरचना के बारे में समझने के लिए। तो एक बात तो क्लियर है कि पृथ्वी का जो घनत्व है वो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और क्रस्ट का यानी कि भूपर्पटी, हम जिस सतह पर खड़े हैं यानी पृथ्वी का सबसे बाहरी कठोर सतह जो लगभग कॉन्टिनेंट में 30 से 35 किलोमीटर की गहराई तक होता है और समुद्री क्षेत्र में लगभग 5 किलोमीटर की गहराई तक होता है, उसका घनत्व 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी का घनत्व 5.5 ग्राम और भूपर्पटी का घनत्व 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इस हिसाब से जो आंतरिक भाग का जो घनत्व है वो 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हुआ। यानी कि पृथ्वी का जो बाहरी सतह भूपर्पटी है वो हल्को पदार्थों से बना हुआ है और पृथ्वी का घनत्व जो है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। उस हिसाब से पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसके अंतर्गत 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंतर्गत केवल क्रस्ट को छोड़कर मेंटल और क्रोड शामिल है। यानी कि मेंटल से अगर हम अंदर क्रोड की तरफ जाते हैं, कोर की तरफ जाते हैं, तो वहाँ उसका घनत्व यानी कोर का घनत्व, आंतरिक कोर का घनत्व लगभग 13 से 14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। यानी कि आंतरिक परत जो है यानी कि आंतरिक घनत्व है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इस आधार पर हम एक चीज़ देखते हैं कि सबसे पहले डेंसिटी पर आधारित अध्ययन के अंतर्गत कि पृथ्वी के आंतरिक परतों में जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है। यानी कि क्रस्ट का घनत्व तो कम है, मेंटल का घनत्व उससे ज़्यादा है और क्रोड का घनत्व उससे अधिक है। तो एक बात तो क्लियर है कि पृथ्वी के आंतरिक परतों में जाने पर रासायनिक संरचना और संगठन में परिवर्तन आता है कि नहीं, लेकिन घनत्व में जरूर वृद्धि होती है। तो अब देखने वाली बात यह है कि जो घनत्व में वृद्धि होती है उसके क्या कारण है। तो घनत्व में वृद्धि के 2 मत दिए जाते हैं। पहला मत तो यह है कि पृथ्वी के आंतरिक परतों में जाने पर पृथ्वी के ऊपरी परतों के द्वारा लगने वाले प्रेशर या दबाव के कारण आयतन में आने वाली कमी से घनत्व में वृद्धि होती है। यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं कि यदि हम प्रेशर बढ़ाते हैं, किसी भी चीज़ की अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं और उसका मास जो है कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम में कमी आएगी। वॉल्यूम में कमी आएगी। अगर वॉल्यूम में कमी आ रही है और मास कांस्टेंट है तो डेंसिटी में वृद्धि होगा। तो हम इसी के आधार पर हम इसको ठीक से देखते हैं एक बार कि यह कैसे काम करता है। तो मैं कह रहा था कि प्रेशर में वृद्धि लाने से वॉल्यूम में कमी आती है। यानी यदि मास कांस्टेंट है तो प्रेशर बढ़ाने में वॉल्यूम में कमी आएगी, यानी आयतन में कमी आएगी। अगर आयतन में कमी आता है तो आयतन में कमी आएगा। अब मास कांस्टेंट है, यहाँ पे मास कांस्टेंट है तो डेंसिटी में वृद्धि होगा। इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक चीज़ तो हम यहाँ पे देख लिए कि अगर हम पृथ्वी के अंदर आंतरिक परतों में जाते हैं तो ऊपरी परतों के द्वारा लगने वाले प्रेशर के कारण वॉल्यूम में कमी आती है। अब वॉल्यूम में कमी आने के कारण डेंसिटी में वृद्धि होती है। लेकिन यहीं पे दाब पर आधारित अध्ययन के हिसाब से, जैसे प्रेशर जो है, एक चीज़ प्रेशर के बारे में ये हम कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ का एक प्रत्यास्थ सीमा होता है। किसी भी पदार्थ का प्रत्यास्थ सीमा होने का मतलब ये है कि किसी भी पदार्थ पर एक सीमा है कि दाब बढ़ाकर उसके आयतन में कमी लाकर घनत्व में वृद्धि किया जा सकता है। लेकिन एक हर पदार्थ की एक प्रत्यास्थ सीमा है कि उससे ज़्यादा उसके दबाव डालकर या उसके घनत्व में कमी नहीं लाया जा सकता है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि अगर हम आंतरिक परतों के बारे में ये कहते हैं कि दाब लगने के कारण आयतन में कमी आने से घनत्व में वृद्धि होती है, तो ये बात थोड़ी समझ में नहीं आती है या ज़्यादा प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि किसी भी पदार्थ की एक प्रत्यास्थ सीमा होती है,
उससे ज़्यादा आप दबाव डालकर उसके आयतन में कमी नहीं ला सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि पृथ्वी के आंतरिक परतों में जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है, ये तो क्लियर है। घनत्व में वृद्धि होने के कारण दो मत थे। पहला ये कि ऊपरी परतों के द्वारा लगने वाले दबाव के कारण घनत्व में कमी आती है, और दूसरा ये है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो प्रमाणिक है या जिसको ज़्यादा मान्यता प्राप्त है, कि पृथ्वी के आंतरिक परतें जो हैं अपने आप में भारी पदार्थों या भारी शैलों या तत्वों से मिलकर बनी है। उनकी संरचना और संगठन ही भारी पदार्थों से हुआ है, यानी कि भारी शैलों से हुआ है, जैसे आयरन या निकेल, इस तरह की पदार्थों से मिलकर बनी है। इस बात को प्रमाणित यानी दूसरे मत को प्रमाणित ये मेटेरियरेट यानी उल्का पिंड करता है। कहीं ना कहीं जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो पृथ्वी से निकलकर बाहर, यानी पृथ्वी एक गोले के रूप में सूर्य का परिक्रमा करने लगा और पृथ्वी से ही उल्का पिंड वगैरह का निर्माण हुआ है। तो उल्का पिंड का जो संरचना है वो काफ़ी भारी पदार्थों से बना हुआ होता है। उसमें निकेल और लोहे जैसी संरचना होती है, इसका डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस आधार पर देखें तो पृथ्वी का भी जो आंतरिक संरचना है या बनावट जो है, जैसे क्रोड का बनावट जो है वो भारी पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, निकेल या लोहे जैसे पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। फिर भी इतने सारे अध्ययन के बाद यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में घनत्व की वृद्धि का सबसे प्रमाणिक कारण क्या है। तो हम दूसरे तरफ बढ़ते हैं, टेम्परेचर को आधार मानकर हम आंतरिक संरचना को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो टेम्परेचर के बारे में पढ़ने से पहले ये बता दें कि टेम्परेचर यहाँ पढ़ने का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी के आंतरिक परतों में तापमान क्या है या टेम्परेचर क्या है। इसका मतलब ये हुआ क्या अंदर की जो परतें हैं वो तरल अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है या ठोस अवस्था में है। इसको समझने के लिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे टेम्परेचर पर आधारित अध्ययन के हिसाब से अगर हम पृथ्वी के अंतर्गत 32 मीटर अंदर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। 100 मीटर अंदर जाएंगे 3 डिग्री सेल्सियस, 1 किलोमीटर अंदर जाएंगे 30 डिग्री सेल्सियस, और यदि हम 1000 किलोमीटर अंदर जाते हैं तो 30,000 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। जबकि पृथ्वी के केंद्र तक जाने के लिए, यानी कि उसके सेंटर तक जाने के लिए, क्रोड तक जाने के लिए लगभग हमें 6370 किलोमीटर अंदर जाना होगा। यदि 1000 किलोमीटर के जगह पे ही लगभग 30,000 डिग्री सेल्सियस है तो इस टेम्परेचर पर किसी भी पदार्थ का ठोस अवस्था में रहना संभव नहीं है। ठोस अवस्था तो ऊपर की बात है, तरल अवस्था में भी रहना संभव नहीं है। ये गैस में तब्दील हो जाएगा और ब्रह्मांड में विलीन हो जाएगा। तो इतना टेम्परेचर होने के बावजूद भी पृथ्वी ठोस अवस्था में बना हुआ है, सब कुछ ठीक चल रहा है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो टेम्परेचर पे भी हम देखते हैं दाब कैसे काम करता है। तो प्रेशर पर आधारित अध्ययन के हिसाब से हमें एक बात की जानकारी होनी चाहिए कि किसी भी पदार्थ का क्वथनांक और गलनांक जो होता है, किसी भी पदार्थ का, कोई भी पदार्थ हो सकता है, उसका क्वथनांक और गलनांक प्रेशर के समानुपाती होता है। यानी कि हम किसी भी पदार्थ पर प्रेशर बढ़ाकर उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि वायुमंडल के द्वारा पृथ्वी के सतह पर लगने वाला वायुमंडलीय दाब सर्वाधिक होता है। यानी कि यदि पृथ्वी के सतह पर, समुद्र के सतह पर जो सर्वाधिक निचला स्तर है, समुद्र के सतह पर वायुमंडलीय परतों द्वारा लगने वाला दाब सर्वाधिक होता है। अगर वहाँ पे हम पानी का क्वथनांक अगर 100 डिग्री सेल्सियस यानी 100 डिग्री टेम्परेचर पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है या बॉयल करता है, अगर हम उसको ऊंचे स्थानों पर ले जाएं तो वायुमंडल के द्वारा लगने वाले प्रेशर का मान कम हो जाता है। यानी प्रेशर कम होने के कारण क्वथनांक भी कम हो जाएगा। यानी पानी का क्वथनांक जहां सतह पर, समुद्री सतह पर 100 डिग्री सेल्सियस है बॉइलिंग पॉइंट, तो हम ऊंचाई पर अगर जाते हैं 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर तो वहां पे उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है कम हो जाएगा, यानी कि 100 से कम हो जाएगा। तो इस तरह किसी भी पदार्थ का क्वथनांक और गलनांक प्रेशर लगाकर, यानी प्रेशर बढ़ाकर उसके क्वथनांक और गलनांक को बढ़ाया जा सकता है। ठीक उसी तरह पृथ्वी के ऊपरी परतों के द्वारा आंतरिक परतों पर लगने वाले बल के कारण
टेम्परेचर के इतना ज़्यादा होने के बावजूद भी जो सेल हैं या जो भी आंतरिक संरचना है, उसकी जो भी बनावट है, वो ठोस अवस्था में बना हुआ है या तरल अवस्था में है। यानी टेम्परेचर होने के बावजूद भी ठोस अवस्था में बना हुआ है। तो घनत्व और तापमान पर आधारित अध्ययन के हिसाब से जितने भी हमने अध्ययन किया, तो ये बात तो समझ में आती है कि घनत्व पर आधारित अध्ययन के हिसाब से कि आंतरिक परतों में जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है। घनत्व में वृद्धि के दो मत दिए गए, जिसमें से दूसरा मत सर्वाधिक प्रामाणिक है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पृथ्वी की आंतरिक संरचना और संगठन भारी पदार्थों से ही बना हुआ है। और दूसरा यह है कि पृथ्वी के अंतर्गत तापमान सर्वाधिक या अधिक होने के बावजूद भी जो आंतरिक संरचना है या जो सेल है, जो पदार्थ है, वो ठोस अवस्था या तरल अवस्था में बना हुआ है। फिर भी इतने अध्ययन के बावजूद कोई प्रमाणिक या कोई भी साक्ष्य या कोई भी ज़्यादा साक्ष्य वाला प्रमाण हमें प्राप्त नहीं होता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कि आखिर उसकी बनावट कैसी है। तो हम अर्थक्वेक यानी भूकंप पर आधारित अध्ययन को महत्व देते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा अध्ययन है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त और सर्वाधिक प्रामाणिक है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए हम जो नेक्स्ट क्लास होगा वो भूकंप पर आधारित होगा। और ये जो भूकंप का क्लास है वो आंतरिक संरचना के अध्ययन को आधार मानकर हम यहाँ पे पढ़ेंगे सिर्फ, जबकि अर्थक्वेक आने के कारण या भूकंप आने के कारण हम जो पढ़ेंगे वो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट के अंतर्गत आने वाले 3 या 4 क्लास के बाद जो भी क्लास होगा उसके अंतर्गत हम अर्थक्वेक के कारण पढ़ेंगे। तो कल हम अर्थक्वेक के बारे में जियोमॉर्फोलॉजी का एक पार्ट है अर्थक्वेक, उसको पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं कल।